हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, पीपीबी का चैप्टर नंबर 12 और ये पार्ट 2 है। तो हम इस पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं। इसके बाद मैं सेशन के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा पेड कोर्स चल रहा है, तो आपको कहाँ पे कॉल करना है। टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है ताकि आपको सारी चीज़ों की पीडीएफ्स टाइमली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात करेंगे कलेक्शंस ऑफ चेक्स, ड्यूटीज ऑफ अ कलेक्टिंग बैंक। तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले कलेक्टिंग बैंक के बारे में समझ लेते हैं कि कलेक्टिंग बैंक होता क्या है। तो कलेक्टिंग बैंक कलेक्ट करता है पेमेंट्स। कलेक्टिंग बैंक कलेक्ट्स पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। तो किस तरीके का ये पेमेंट्स होता है? तो ये इंक्लूड करता है पेमेंट्स फॉर चेक्स, प्रोमिसरी नोट, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, बिल्स एंड डिविडेंड वारंट्स। ठीक है, चलिए आगे और भी बात कर लेते हैं। तो हमने रोल ऑफ कलेक्टिंग बैंक देख लिया कि ये कलेक्ट करता है पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। अब यहाँ पर दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक है बैंक्स की लायबिलिटी एंड दूसरा कंडीशंस फॉर द प्रोटेक्शन। जो भी हमारा कलेक्टिंग बैंक होगा उसको काफी ज्यादा केयरफुल रहना है जब भी वो कलेक्ट करता है चेक फ्रॉम एनीवन। जैसे इसको एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए राम ने एक चेक इशू किया, ठीक है, श्याम के नाम पे 50,000 रुपए का। अब यहाँ पर एक फ्रॉडस्टर है जिसका नाम है राहुल। ही गॉट्स द होल्ड ऑफ दैट चेक, ठीक है, जो श्याम के पास था। अब वो गलती से, इस चोर ने, जो फ्रॉड था, उसने ये चेक ले लिया और इस राहुल ने श्याम का डुप्लीकेट, जिसको हम फॉर्ज साइन बोलते हैं, वो कर दिया और इस पैसे को डिपॉजिट करा लिया अपने बैंक अकाउंट में XYZ बैंक से। अब XYZ बैंक जो थी, अगर उसने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया और बाद में श्याम ने ये क्लेम किया कि मैंने तो कोई भी पैसे डिपॉजिट ही नहीं करा है, मैं तो कोई चेक लेकर ही नहीं आया था। अब इस केस में क्या होगा, बैंक रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, बैंक लेवल हो जाएगा पे करने के लिए श्याम को, क्योंकि बैंक ने क्रॉस चेक नहीं किया कि वो फॉर्ज साइन है या नहीं, डुप्लीकेट साइन है या नहीं, राहुल ही इसका मेन पैसे का चेक का हकदार है या नहीं। तो ये सारी चीजें बैंक ने चेक नहीं की, इसलिए कल को कुछ भी होता है तो बैंक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब बैंक इन सारी चीजों से कैसे बच सकती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, यानी कि कंडीशंस फॉर द प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले तो जब भी वो कस्टमर से चेक कलेक्ट करती हैं, मेक श्योर कि उनका पूरा का पूरा KYC गाइडलाइंस को फॉलो करे, यानी कि अपने उस पर्टिकुलर कस्टमर्स के एड्रेस, आइडेंटिटी, सारी चीज़ों को यहाँ पर वेरीफाई करे, देखे प्रॉपर कि अकाउंट उनके नाम पे प्रॉपर है या नहीं है, चेक पे उनका नाम लिखा है कि नहीं, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर बात करते हैं, दो तरीके के चेक्स होते हैं, एक क्रॉस चेक होता है, एक अनक्रॉस चेक होता है। तो अगर क्रॉस चेक बैंक के पास डिपॉजिट कराया जा रहा है, इसका मतलब है इट कैन बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट। ठीक है, मतलब हम इस चेक को के अमाउंट को जो भी होगा वो डिपॉजिट करेंगे किसमें, बैंक अकाउंट में। इसको हम इनकैश्ड नहीं करेंगे, ये इनकैश्ड नहीं होगा डायरेक्टली। ठीक है, अब एक आता है अनक्रॉस्ड चेक। तो अगर बैंक यहाँ पर अनक्रॉस्ड चेक को कलेक्ट करती है तो सबसे पहले तो सारे के सारे डिटेल्स को वेरीफाई करेगी, एंड अगर अनक्रॉस चेक बैंक को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, बैंक उस पर खुद से ऐड नहीं करेगी क्रॉसिंग। अब यहाँ पे है द बैंक्स एक्ट्स इन अ गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। तो बैंक यहाँ पे वेरीफाई करेगी सारे डिटेल्स को, किसी भी फ्रॉड साइन को यहाँ पर बैंक इग्नोर नहीं करेगी। तो ये बैंक मेक श्योर करेगी ताकि बैंक्स इसके लिए लेबल ना हो। तो बिफोर डिपॉजिटिंग एनी चेक बैंक को ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं एंडोर्समेंट ऑफ चेक। क्या होता है एंडोर्समेंट? तो एंडोर्समेंट का मतलब होता है साइन करना चेक को इन बैक एंड ट्रांसफर इट टू समवन एल्स। उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ चेक। जैसे मान लीजिए राम ने रिसीव किया 5,000 रुपए फ्रॉम श्याम। अब राम चाहता है कि ये जो चेक है 50,000 को जो श्याम ने इसको दिया है, वो चाहता है इसको ट्रांसफर करना सीता को। तो यहाँ पर राम उस चेक के बैक पे साइन करेगा एंड उस पे लिखेगा पे टू सीता और ऑर्डर।
अब क्या होगा, अब सीता इसको डिपॉजिट कराएगी और जो भी पैसा है इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसको इंडोर्समेंट बोला जाता है। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडोर्समेंट होते हैं, तो एक एक करके सबको समझ लेते हैं। पहला होता है ब्लैंक इंडोर्समेंट। ब्लैंक इंडोर्समेंट का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ चेक पे साइन किया होता है, किसी भी पर्सन का नाम स्पेसिफाई नहीं किया होता है। अब जैसे राम ने 50,000 का जो चेक था उसके पीछे सिर्फ साइन किया, उसने मेंशन नहीं किया कि किसको देना है ये चेक, किसको पेएबल है ये चेक, सिंपली इस पे साइन कर दिया और सीता को दे दिया। तो अब सीता इसको इन कैश करा सकती है चेक को, या किसी और थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि इस पे क्लियर नाम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, उसको ब्लैंक चेक बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आता है इंडोर्समेंट इन फुल। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस चेक में ना प्रॉपर बैक में स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखा होता है। जैसे आप देखेंगे राम ने चेक के पीछे लिख दिया पे टू सीता और ऑर्डर, ऐसे करके लिख दिया। तो यहाँ पर उसने स्पेसिफिक नाम लिख दिया और सीता को ये चेक दे दिया। तो सीता अब जाएगी बैंक में और जाकर के ये पैसे को डिपॉजिट करेगी, उस पर क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। एक आता है कंडीशनल इंडोर्समेंट। तो इसमें देखिए, इसको भी एग्जाम्पल से समझिए। अब जैसे राम ने ये जो 50,000 का चेक था इसके बैक में लिख दिया, इस पे लिख दिया पे टू सीता इफ शी क्लियर्स ऑल द ड्यूज, ऑल द ड्यूज। अब क्या हुआ कि यहां पर राम ने एक कंडीशन लिख दिया, तो जब तक सीता पूरे के पूरे ड्यूज को क्लियर नहीं करेगी, ये जो चेक है उसको इसका अमाउंट पे नहीं किया जाएगा, यानी कि शी कैन नॉट क्लेम द चेक, उसको बोलते हैं कंडीशनल इंडोर्समेंट। इसके बाद आता है रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। अब रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट के केस में देखेंगे कि आपका क्लियर क्लियर लिखा होता है। जैसे राम ने 50,000 का जो चेक था उसके पीछे लिख दिया पे टू सीता ओनली। अब इस केस में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ सीता को ही इस चेक का अमाउंट मिलेगा। अब ना तो सीता ये किसी और को ट्रांसफर कर सकती है क्योंकि इसमें ओनली लिख दिया गया है, तो ये चेक ट्रांसफरेबल भी नहीं है। और सिर्फ जब ये सीता इसको चेक को लेकर जाएगी तभी चेक का पैसा सीता को मिलेगा। तो ये हो गया रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। एक आता है फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। अब इसमें मान लीजिए राम ने लिख दिया पे टू सीता नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव, नोटिस ऑफ डिसऑनर वेट, इस तरीके से लिख दिया। अब यहां पे एग्जांपल देख सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझिए। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि जब पर्सन चेक को साइन करता है, he or she waive the right to receive a notice of dishonor of the check। देखिए होता क्या है कि अगर आपका चेक बाउंस होता है, इस केस में बैंक क्या करती है, इस केस में बैंक जिनका भी चेक था, जिस भी पर्सन का वो चेक था, उनको यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है जब चेक बाउंस होता है। तो यहाँ पर फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट में देखेंगे कि अगर डिसऑनर हो रहा है, अगर चेक बाउंस हो रहा है, तो इसके लिए जो, जैसे मान लीजिए राम ने अगर इसको लिखा है तो राम को नोटिफाई नहीं किया जाएगा रिगार्डिंग द डिसऑनर और द चेक, बट स्टिल राम यहाँ पर लेबल है टू पे द पेमेंट्स टू सीता। इसको बोला जाता है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। अब जैसे मान लीजिए राम ने जब ये लिखा था कि पे टू सीता नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड, तो इस केस में अगर डिसऑनर हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, तो बैंक जनरली जैसे इन्फॉर्म करती है वैसे इन्फॉर्म तो नहीं करेगी राम को, लेकिन स्टिल अभी राम लेबल है पे करने के लिए सीता को जो भी 50,000 का उन्होंने चेक लिखा था और बैक पे साइन किया था। ठीक है, तो इसको हम फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट कहते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ कलेक्टिंग बैंक? टू इशू न्यू चेक्स टू द कस्टमर, टू कलेक्ट चेक, बिल एंड promissory notes on the behalf of customer, to print check for the customer, to issue loans based on the check collection। करेक्ट आंसर क्या होगा? B, to collect check, bill, promissory notes on the behalf of the customer। Which of the following is not a condition under the section 131 for a collecting bank to claim protection? The check must be collected for a customer. The check must be crossed either generally or especially before being received by the bank. The banker must act in good faith and without negligence. The check must be payable in cash only। तो इसमें पूछा है not a condition, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, द चेक मस्ट बी पेएबल इन कैश ओनली इज अ
incorrect option. What is an endorsement of a check? Writing the pay's name on the check, the act of signing a check for the purpose of negotiation, canceling a check before payment, issuing a fresh check in place of an old one. क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है द एक्ट ऑफ साइनिंग अ चेक फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन. What is a blank endorsement? Endorsement with only the signature of the endorser without specifying a name. Endorsement where the pay's name is mentioned. Endorsement that restrict the further negotiation. Endorsement that makes the check non-transferable. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, endorsements with only the signature of endorser. Endorser कौन होता है? तो जैसे अगर राम ने चेक बनाया है, राम ने चेक के पीछे अगर लिखा है पे टू सीता, तो इट मीन्स कि इंडोर्सर कौन है? राम है, और इंडोर्सी कौन है? तो यहाँ पर ये सीता हो जाती है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. ब्लैंक इंडोर्समेंट के केस में क्या होता है? हम सिर्फ जो हमारा चेक होता है इसके बैक पे साइन कर देते हैं. तो जैसे कि राम ने इस चेक के पीछे सिर्फ साइन कर दिया और ये अब सीता को प्रोवाइड कर दिया. तो यहाँ पर कोई भी नेम स्पेसिफाई नहीं किया गया, विदाउट स्पेसिफाइंग अ नेम, उसको हम बोलते हैं ब्लैंक इंडोर्समेंट. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. विच गाइडलाइन मस्ट बी फॉलोड बाय कलेक्टिंग बैंक टू इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कस्टमर? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, केवाईसी गाइडलाइन, बैंकिंग ओम्बड्समैन रूल्स एंड फेमा रेगुलेशंस. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? केवाईसी गाइडलाइन इज द करेक्ट आंसर. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था टॉपिक से रिलेटेड. तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी. अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं. स्टार्टिंग में मैं पेड बैच की बात कर रही थी गाइस, तो यहाँ पर नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहीं पे आपको सारा का सारा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं. तो इसी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए. कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछिए. स्ट्रेटजी वीडियोस के प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं जिसमें आपको पीपीवी का सिलेबस, आरबीडब्ल्यूएम का सबका सिलेबस 1 बाय 1 करके बताया जाएगा. तो आप उसको देख सकते हैं जो लोग भी पहली बार जैव एग्जाम्स को दे रहे हैं. तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.